हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो चलिए बेटा टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। यूनिट 6 की बेटा ऑप्टिक्स हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो बेटा आप लोग टेस्ट चेक कर सकते हो। सो सीबीएसई और पंजाब बोर्ड वाले दोनों बोर्ड के स्टूडेंट्स ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन सीबीएसई का है और कौन सा क्वेश्चन पंजाब बोर्ड का। अब चलो बेटा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज केस स्टडीज। केस स्टडीज सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई में आएंगे, असर्शन रीजंस सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई में आएंगे। सो केस स्टडी किसी भी पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स ने नहीं करना, बिकॉज ये आएंगे ही नहीं आपके सिलेबस में। सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा इस तरीके से। अब केस स्टडी है क्या? सो पहला जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई का है। पंजाब बोर्ड वाले फर्स्ट जो पैराग्राफ स्किप कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, केस स्टडी में क्या है, आप लोगों को एक प्रॉपरली टेबल गिवन है। टेबल के साथ आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे, उस क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को लिखने हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चंस आपको गिवन है, इसके क्वेश्चन के आंसर्स आप लोगों को लिखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट बेटा एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज सीबीएसई और पंजाब बोर्ड दोनों बच्चे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। सो नेक्स्ट है बेटा आपके थ्योरी क्वेश्चंस। बहुत से सीबीएसई के स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि लॉन्ग आर्टिकल तो आएंगे नहीं पेपर में, लेकिन लॉन्ग आर्टिकल्स पेपर में आएंगे। ठीक है। सो चलिए इस टेस्ट में तो मैंने नहीं बताया कौन से साल में कौन सा क्वेश्चन आया या कैसे आया है। सो ये आपका आज का टेस्ट है। सो रेगुलरली आपके टेस्ट होंगे। आई विल ट्राई कि मैं रोज़ वीडियो अपलोड करूँ। सो चलिए बेटा अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं, इसके आंसर्स स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है, सबसे पहले आपको जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं, आप लोगों ने सबसे पहले केस स्टडीज़ पढ़ना स्टार्ट करना है। मतलब आपको पैरा पढ़ने से हल्का फुल्की आइडिया मिल जाएगा कि किसके बारे में है या कैसा है। अदरवाइज आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करोगे ना, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पढ़ोगे, आपको आंसर्स आते होंगे अगर आप लोगों ने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल, विच मटीरियल कैन रफली सब्सटीट्यूट अ डायमंड, किसे हम रफली सब्सटीट्यूट कर सकते हैं डायमंड की जगह पे। टेक द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड एज 2.417। अगर 2.147 डायमंड हम लोग नहीं लेंगे तो इसके अलावा हम लोग कौन सा और मटेरियल ले सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ द डायमंड एरिया बाउंड। क्रिटिकल एंगल कितना है, आप लोगों ने वो पढ़ा होगा, अपना चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें डायमंड ब्रिलियंटली जो शाइन करता है, कैसे शाइन करता है, क्योंकि 24 डिग्री एंगल पे उसको कट किया जाता है। सो सिंपल है, 24 डिग्री क्रिटिकल एंगल उसका कितना होगा, 24 डिग्री। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन सा। इथाइल अल्कोहल हैज़ द ऑलमोस्ट सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो चलिए एक बार हम लोग पैरा पढ़ेंगे, देखेंगे ये क्वेश्चन आपके पैरा में कहीं है या नहीं है। सो चलिए अब देखो, नीचे एक टेबल गिवन है। टेबल में आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। कैसे गिवन है, the top of the list shown in a medium which are optically less denser and a bottom are of the list shown media of higher optical denser। higher मतलब सबसे पहले जो क्लीन एयर होगी उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 1.003। देन आइस का 1.31। 1.31 से थोड़ा सा ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का होगा, वाटर से ज़्यादा इथाइल अल्कोहल होगा, उससे ज़्यादा, ठीक है, उससे ज़्यादा जो एलिमेंट्स हैं वो आप लोगों को गिवन है। प्रॉपर टेबल आप लोगों ने देख लिया। इस टेबल की हेल्प से हम लोग ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, अब देखो इन्होंने बोला है इथाइल अल्कोहल हैज़ ऑलमोस्ट सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इथाइल अल्कोहल की बेटा वैल्यू कितनी है, 1.36। ठीक है, इसके नज़दीक, ज़्यादा नज़दीक, नियरली इक्वल आंसर कौन सा है, 1.33। 1.33 ये किसका है, वाटर का। सो इसका सिंपल आंसर आएगा वाटर। सो सिर्फ आपने टेबल देखना है, ठीक है, उसमें से आप लोगों को आंसर ढूंढना है। सो थर्ड आ गया इथाइल अल्कोहल वाला, इसका आंसर आ गया वाटर। क्लियर हो गया जी। सो कोई वैल्यूज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल पैरा आप लोगों को केस स्टडी में पैरा गिवन है, पैरा अच्छे से पढ़ो और टिक लगा दो। डन। नेक्स्ट सिमिलरली नेक्स्ट पैरा आप लोग पढ़ लो।
These values provide a measure of the refractive speed of light wave are particular medium, ice, water, ethyl alcohol, almost same indicates of refraction. आइस, वाटर एंड इथाइल अल्कोहल. अगर आपने टेबल भी अच्छे से नहीं पढ़ा तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देख सकते हो. ज़्यादा नज़दीक कौन था? वाटर. सो वाटर इज़ द राइट आंसर. इट ऑल्सो रेफर्स टू द फैक्ट दैट द रिफ्रैक्टिव स्पीड ऑफ लाइट वेव इज़ ऑलमोस्ट सेम इन दैम. वैक्यूम एंड एयर हैज़. बाकी सारी चीज़ें सिंपल जो लाइन है, आपको एक डायग्राम गिवन है. स्टडी से हमें ये पता चला कि चीपर मटेरियल टू रिप्लेस, अगर इसकी जगह पे हम लोग कॉस्टली मटेरियल फॉर द डिफरेंट सब्स्टिट्यूट ऑफ डायमंड को भी हम लोग रिप्लेस करके कोई और चीपर मटेरियल्स डाल सकते हैं. आप लोग क्रिटिकल एंगल वाला जो मटेरियल का टेबल है वो अच्छे से देख सकते हो. ठीक है, उससे चलो ये हो गया क्रिटिकल एंगल. आप लोगों ने अगर प्रॉपरली थ्योरी पढ़ी है तभी पता चलेगा कि क्रिटिकल एंगल 24 होना चाहिए. थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमें यहीं पे मिल गया, पैराग्राफ से ही मिल गया. और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सो बेटा इस क्वेश्चन के लिए भी आपको टेबल अच्छे से देखना पड़ेगा. अब ध्यान से देखो, 2.47 जो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें चाहिए ताकि हम इसे डायमंड को रिप्लेस कर सकें और कोई न्यू मटेरियल या न्यू जो सब्सटेंस है वो यूज़ कर सकें. डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.41 या 2.47. अब हमें इसके नज़दीक वाला कोई मटेरियल चाहिए. अब बेटा अगेन अपना टेबल ध्यान से देखिए. टेबल ये रहा. यहाँ पे अब ध्यान से देखो कि आपके पास क्या है, 2.4 के नज़दीक चाहिए. 2.4 रिटाइल. ठीक है, सो इसका आंसर आएगा 2.9. सो ये एलिमेंट आप लोग रिप्लेस कर यूज़ कर सकते हो. ठीक है जी. ये 3 क्वेश्चंस बेटा CBSE के थे. ठीक है, सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 to 3 ओनली फॉर CBSE स्टूडेंट्स. सो पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चंस करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. चलिए बेटा नेक्स्ट हम लोग MCQ स्टार्ट करेंगे. MCQs इज़ फॉर ऑल द बोर्ड्स, चाहे आप किसी भी बोर्ड के हो, हरियाणा बोर्ड, हिमाचल बोर्ड, पंजाब बोर्ड, CBSE, कोई किसी भी बोर्ड के आप लोग स्टूडेंट हो, ये MCQs आप लोग सब अटेम्प्ट कर सकते हो. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगी? सबसे पहले आप लोगों को कंडीशंस याद होंगी कि रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम. रे ऑफ लाइट कहाँ से जानी चाहिए? डेंसर टू रेयर मीडियम. बहुत से बच्चे सिर्फ फर्स्ट कंडीशन सोचेंगे और क्वेश्चंस पढ़ेंगे और टिक लगा के आ जाएंगे, जबकि सेकंड जो इसकी कंडीशन है विच इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि जो इंसिडेंट एंगल है शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. सो इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से अगर बड़ा होगा देन ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. सो ये 2 कंडीशंस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें चाहिए. क्लियर हो गया जी. अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा? सो एक वीडियो देखते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट हो कि क्या होगा, कैसे होगा, देन इसका आंसर हम लोग देंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. छोटी सी वीडियो है. सबसे पहले देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है क्या. एक रे ऑफ लाइट आई, डायमंड के अंदर टकराई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया और वापस चला गया. ऐसे ही डायमंड्स हम लोग रेगुलर यूज़ में या फिर अपनी ज्वेलरी में यूज़ करते हैं. सो कैसे ये चमकता कैसे है वो चीज़ें हम लोग इस वीडियो में हल्का सा देखेंगे कि अगर डायमंड इतना ब्रिलियंटली शाइन कर रहा है तो कैसे शाइन करेगा. दिस इज़ ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इसे समझने के लिए हम लोग छोटे छोटे से कुछ ऑपरेट डिवाइसेस लेंगे ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए. फॉर एग्जांपल सबसे पहले एक ग्लास ब्लॉक ले लो, शीट ले लो और एक लेज़र लाइट ले लो. लेज़र लाइट आपके घर पे भी अवेलेबल होगी, ऐसी लेज़र लाइट भी आप लोग ले सकते हो. सबसे पहले आपने स्लैब को इस तरीके से सेट करना है. स्लैब की शेप कोई भी हो सकती है. अगर आप बिल्कुल परपेंडिकुलरली लेज़र लाइट को फॉल करवाओगे किसी भी स्लैब के अंदर से, सो आप लोग देखोगे कि रे ऑफ लाइट कहीं पे भी बेंड नहीं होगी. सो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, बिल्कुल सीधी रे ऑफ लाइट गई. और जैसे ही आपने लेज़र को थोड़ा सा बेंड करा है, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, देन डेंसर टू रेयर मीडियम जाएगी तो अवे फ्रॉम द
नॉर्मल थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। सो आप देख सकते हो कि इंसिडेंस एंगल थोड़ा सा छोटा है, आर एंगल थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है जी, इतनी चीज हो गई आप सबको क्लियर। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि रे ऑफ लाइट हमारी डेंसर टू रेयर मीडियम ट्रेवल कर रही है। डेंसर मीडियम कौन सा हो गया? ग्लास। और रेयर मीडियम हमारा कौन सा हो गया? हवा। क्योंकि हवा की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लो है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है। हाई टू लो मूव करेगा। एक पर्टिकुलर एंगल आएगा जिसमें आपका जो इंसिडेंस एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। अगर ऐसी कंडीशन आ गई तब क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर करेगा, क्योंकि कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है जी। सो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब अकर करेगा? जब ग्लास टू एयर आप लोगों की रे ऑफ लाइट जाएगी। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या होगी? इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? दोनों ही इक्वल होंगे और इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। क्लियर हो गया जी? ये हमारी दो मेन कंडीशंस हैं। सो आई होप वीडियो से आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियरली समझ लग गया होगा कि इसका आंसर क्या आएगा। वाटर टू एयर, वाटर हो गया आपका डेंसर और एयर हो गया आपका रेयर मीडियम। सो डेंसर टू रेयर जा रहा है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में थोड़ा सा फर्क है, जिसकी वजह से ये वाली कंडीशन भी आ जाएगी, आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। सो इसका मतलब ये वाला आंसर करेक्ट है। एयर टू मर्करी, एयर क्या हो गया आपका? रेयर मीडियम और मर्करी क्या हो गया आपका? डेंसर मीडियम, जिसकी वजह से ये भी करेक्ट नहीं है। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, वाटर टू ग्लास। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में कौन सा फिनोमिना अकर करेगा? ऑप्टिकल फाइबर क्या है? अब ऑप्टिकल फाइबर क्या होगा? एक इस तरीके का कोई मटेरियल है जिसमें पतली सी बाल जैसा एक फाइबर होगा। सो चलिए इसकी भी एक छोटी सी वीडियो देखेंगे ताकि हमारा इंटरेस्ट अच्छे से बन जाए कि कैसी वीडियो होगी, कैसे ऑब्जेक्ट्स होंगे, रियल लाइफ में कैसे यूज़ करेंगे, ताकि आपको फाइनल पेपर तक जाते भी आपको ये आंसर्स ना भूले या कॉन्सेप्ट ना भूले। सो ऑप्टिकल फाइबर ग्लास का बना हुआ है, एक इतना पतला सा ग्लास जो कि ट्रांसपेरेंट है, इजीली कहीं से भी मुड़ जाएगा, फ्लेक्सिबल है। और क्योंकि ये बहुत फ्लेक्सिबल है, कहीं से भी क्रैक नहीं होगा और बहुत पतला सा ग्लास है, ये थिन पतला सा ग्लास है। एक्चुअली इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, कोर, क्लैडिंग और लास्ट वाला जो पोर्शन है दैट इज द कोडिंग। ठीक है जी। सो ये 3 पार्ट्स हैं जिसमें इसको डिवाइड करा गया है। सो इसके अंदर रे ऑफ लाइट या कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, मेडिसिन के लिए यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। सो इजीली रेज ऑफ लाइट बेंड हो जाएंगे इस तरीके से। सो ऑप्टिकल फाइबर को बहुत तरीके से यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन अ मेडिकल लाइन में आप लोग वीडियो में देख सकते हो कि इस तरीके से अगर आप छोटा सा मान लो किसी बच्चे ने कोई सिक्का अंदर निगल लिया, उसको चेक करने के लिए अगर मुंह में से पाइप डाल रहे हैं तो वो ऑप्टिकल फाइबर होगा। इस तरीके से हम लोग ऑप्टिकल फाइबर को बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं या सोलर सेल्स बनाने में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। सो बेटा वीडियो देखने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को क्लियरली पता होगा कि इसका आंसर क्या आना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर? दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है जी। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे आप CBSE हैं, पंजाब बोर्ड है। बेटा जो ऑप्टिकल फाइबर या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें से आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चंस या फिर डायरेक्ट आर्टिकल डेफिनेटली आपको मिल ही जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कैन बी चेंज्ड। अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम C को अगर चेंज करना हो तो कैसे कर सकते हो? कौन सी चीज़ आप चेंज करोगे कि आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी? एंड वी नो द स्पीड ऑफ लाइट, जो C की वैल्यू है दैट इज 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड विच इज़ द कांस्टेंट टर्म।
ठीक है, कहीं पे भी इसको ले जाओ ये कांस्टेंट ही रहेगी। सो वैक्यूम के अंदर कुछ नहीं होगा, ना फ्रिक्वेंसी चेंज करने से, ना एम्पलीट्यूड, ना वेवलेंथ, कुछ भी चेंज करने से आपकी सी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। सो नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल form a virtual and erect image for all the positions of the object? कौन सी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पे हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें, कौन से मिरर या लेंस के सामने की वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाई। अब देखो, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज जो है वो डाइवर्जिंग टाइप टर्म बनाएगी। डाइवर्जेंट कौन सा है? जो रेज ऑफ लाइट को स्प्रेड कर देगा, इधर उधर खिलार देगा, ठीक है। सो डाइवर्जिंग टाइप कोई भी चीज़ चाहिए, डाइवर्ज कौन करेगा? कनकेव लेंस डाइवर्जिंग टाइप है, या फिर कन्वेक्स मिरर, ठीक है। सो इनमें से देख लो ऑप्शन, इन दोनों में से कौन सी ऑप्शंस आप लोगों को गिवन है। नंबर 1 इज अ कनकेव लेंस, कनकेव लेंस ऑप्शन नंबर सी है। कन्वेक्स मिरर हमें गिवन नहीं है, सो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। सो याद रखना, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज डाइवर्जिंग टाइप मिरर या लेंस ही बनाएगा। नेक्स्ट है प्रूव मिरर फॉर्मूला फॉर कनकेव मिरर। मिरर फॉर्मूला आप लोगों को ड्राइव करना है। मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। कनकेव मिरर कौन सा मिरर है? जो बाहर की तरफ से पॉलिश किया गया है और अंदर आप लोगों को ऑब्जेक्ट रखना है। सो यहाँ पे बना दो पोल, पोल के बाद यहाँ पे बनाओगे फोकस, फोकस के बाद बनाओगे सेंटर। अब देखो, कनकेव मिरर में दो केसेस हैं, आइदर रियल इमेज प्रोड्यूस करेगा या फिर वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया कि कौन सी आप लोगों को डेरिवेशन करनी है। सो नाउ इट्स योर चॉइस, जो मर्जी दोनों में से कोई भी करके आ जाओ, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट बेटा न्यूमेरिकल है। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के सामने आपने किसी ऑब्जेक्ट को रखा ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एफ की वैल्यू हमें गिवन है -10 सेंटीमीटर, क्योंकि कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव में होगी। द इमेज फॉर्म्ड एज 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेज है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के क्या है? 3 times है। कैलकुलेट 2 पॉसिबल डिस्टेंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। 2 पॉसिबल डिस्टेंसेस आप लोगों ने ढूंढनी है। इसका मतलब एक रियल वाली और एक वर्चुअल वाली। 2 पॉसिबल केस तो यही हो सकते हैं, या तो रियल इमेज बनेगी कनकेव मिरर के केस में, या फिर वर्चुअल बनेगी। सो दोनों केसेस से हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट केस ले लो कि आप लोगों ने रियल इमेज प्रोड्यूस करनी है। सो v हमें गिवन है, v किसके इक्वल है? 3u। फॉर्मूला अप्लाई करो, मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। अब देखो, f की वैल्यू बेटा हम लोगों को गिवन है -10, u की वैल्यू हमें नहीं पता, u लिख दो। v की वैल्यू हमें पता है 3u, सो पुट कर दिया 3u। एलसीएम ले लो 3u। सो ये वाला 3 चला गया ऊपर और 1 आ गया ऊपर, सो 3 + 1 इज 4। सो 4 डिवाइडेड बाई 3u। अब क्या करना है, इस 4 को इस 10 के साथ मल्टीप्लाई करा तो -40, और 3u डायरेक्ट आ गया यहाँ पे 3u, और u यहाँ से u निकाल लो, u इज इक्वल्स टू -40 डिवाइडेड बाई 3। सो डिवाइड करके आपके पास आंसर आ गया -13.3 सेंटीमीटर। ये तब आंसर आएगा जब रियल इमेज प्रोड्यूस होगी। अब सेकंड केस क्या है? जब वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस होगी। वर्चुअल में v की वैल्यू, v का आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में, माइनस में आएगा। सिर्फ यही फ़र्क है, बाकी सारे फॉर्मूले सेम है। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/v की जगह पे लिखेंगे -1/3u, और 1/u की जगह पे 1/u। सिंपल एलसीएम लीजिए, u की वैल्यू सॉल्व करें तो -6.637 आंसर आ जाएगा। ये कब होगा? जब वर्चुअल इमेज होगी। और 13.3 कब आंसर आएगा? जब रियल इमेज होगी। क्लियर हो गया जी? सो सिंपल सा आप लोगों का क्वेश्चन है। सो 2 पोजीशंस पता करने के लिए बोला गया था। सो रियल और वर्चुअल हमने फाइंड आउट कर ली। लास्ट है व्हाट आर ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर अभी हमने पढ़ा है।
गिव इट्स वन यूज़, कोई एक यूज़ बता दो। मेडिसिन में मेडिकल लाइन में यूज़ हो सकता है, कम्युनिकेशन में यूज़ हो सकता है, ठीक है। सो बहुत सारे यूजेस हैं, आप कोई भी यूजेस लिख के आ सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है राइट साइन कन्वेंशन एंड अजम्पशंस ऑफ कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस मतलब इस तरीके से आप लोगों को लेंस लेना है, ठीक है। सो जिससे भी आपकी बुक में बना हुआ है आप वैसे ले सकते हो। व्हेन convex spherical surface when object lies in a denser medium and image form is real। denser medium मतलब denser medium में रखना है, सो इसका मुंह घुमा लो इस तरीके से ऐसे, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है P। denser medium मतलब यहाँ पे रखो ऑब्जेक्ट रखा इस तरीके से। और जब भी आप लोगों ने कन्वेक्स मिरर लेना है, कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर लेना है, ऑलवेज नॉर्मल लाइज इन अ डेंसर मीडियम, हमेशा डेंसर मीडियम में ही लाई करेगा। सो चलिए एक बार ये आर्टिकल देख लो। सो आप लोग देख सकते हो कि नॉर्मल जो डॉटेड लाइन है ये हमने डेंसर मीडियम के अंदर डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर दी, ठीक है जी। सो बेटा ये आर्टिकल मैंने डायरेक्ट बुक से उठा के आप लोगों को शो कर रही हूँ, यहीं से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी। अगर किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ पूछ लेना। और बहुत से बच्चे पूछते हैं कि कौन सी बुक से करवा रहे हो। मोस्ट प्रोबेबली मैं दिनेश ही फॉलो करती हूँ, लेकिन जितने भी आर्टिकल्स हैं या सिंपल है, कुछ सिंपल लैंग्वेज में एक्यूरेट की बुक में काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत सिंपल लैंग्वेज में गिवन है। अदरवाइज़ ये आर्टिकल आप किसी भी बुक से कर लो, सारी बुक्स ने बहुत अच्छा दे रखा है। चाहे आप एस.एल. अरोड़ा से कर लो, प्रदीप की बुक में कर लो, मॉडर्न की बुक से कर लो, ये आर्टिकल सब बुक्स में बहुत अच्छे दे रखे हैं। सो चलिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ओ लाइज इन अ डेंसर मीडियम, ऑब्जेक्ट को ओ को हमने डेंसर मीडियम के अंदर रखा। डेंसर मीडियम ये आपका डेंसर मीडियम है जो ग्लास का पोर्शन है, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। द फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज आई ऑफ द ऑब्जेक्ट आई ओ इज शोन एज बिलो। अब क्या करा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, सीधी लाइन गई, नॉर्मल हमने ऑलवेज डेंसर मीडियम में बनाना है। जहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ करोगे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, मतलब सी बनेगा। सो ये आ गया सी। हमें पता है डेंसर टू रेयर मीडियम जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी लाइट, अदरवाइज रे ऑफ लाइट जानी चाहिए थी ऐसे जाने की बजाय हमें रियल इमेज बनानी है, मतलब दूसरी तरफ ही इमेज बनेगी। थोड़ी सी बेंड कर दो, बेंड करने के बाद कहीं पे भी आपकी जो रे ऑफ लाइट टकराए वो बन जाएगी आपकी इमेज। पहले इतनी डायग्राम अच्छे से बना लो, बनाने के बाद बेटा इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करो डायग्राम्स की। अगर आप लोगों की डायग्राम में मिस्टेक है तो डेरिवेशन कभी चेक नहीं होगी। ये चीज़ याद रखो फिज़िक्स के अंदर कि हमें डायग्राम पेंसिल और स्केल के साथ बनानी है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनानी है। आपके एंगल, हर एक पॉइंट का नाम आप लोगों ने लिखा होना चाहिए। सो चलिए सबसे पहले इसे स्टेप वाइज करेंगे। स्टेप 1 के अंदर हमें एंगल आई और आर पता करना है। व्हाट इज़ आई एंगल? इंसिडेंस एंगल। आर इज़ रिफ्रैक्टेड एंगल। अब देखो ये रही इंसिडेंट रे और ये रहा नॉर्मल, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज़ आई एंगल। इसका मतलब ये बीच वाला एंगल, ये वाला एंगल कौन सा होगा? आई एंगल, इंसिडेंस एंगल। दूसरा कौन है? रिफ्रैक्टेड एंगल। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो कौन सा होगा? रिफ्रैक्टेड एंगल, आर एंगल। क्लियर हो गया जी। सो चलिए हम लोगों ने 9th में एक थ्योरम पढ़ी है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। अब आई और आर एंगल पता करना है। आई वाली लाइन उठा लो, ये रही, और नॉर्मल ये रही, मतलब ये सीधा सीधा ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है जी। एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? गामा एंगल। इंटीरियर एंगल्स कौन सा है? आई और अल्फा। सो किस तरीके से लिखेंगे? एक्सटीरियर एंगल गामा इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इसका मतलब अल्फा प्लस आई, ठीक है जी। एक्सटीरियर एंगल गामा और अंदर वाले दो एंगल्स कौन से हैं? अल्फा प्लस आई। लेकिन हमें तो सिर्फ आई चाहिए, सो आई को यहीं पे रहने दो, अल्फा दूसरी तरफ ले जाओ। सो वी गेट आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। क्लियर हो गया जी। सो ये आ गया बेटा आपका आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। क्लियर हो गया। अब अल्फा एंड गामा आर वेरी वेरी स्मॉल एंगल, सो दे आर रिप्लेस्ड बाय देयर टेंजेंट्स। सो इसको टेंजेंट्स में रिप्लेस कर दो, ये बन गया tan गामा माइनस tan अल्फा, ठीक है। इसी तरीके से आर फाइंड आउट कर लो। आर रिफ्रैक्टेड एंगल और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज आर एंगल। सो ट्राइंगल कौन सा बन रहा है?
ये वाला, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल हो गया आर, इंटीरियर एंगल हो गया गामा प्लस बीटा। सो आर इज इक्वल्स टू गामा प्लस बीटा। Gamma and beta are very very small angles, so they are replaced by their tangent. So tan gamma plus tan beta. क्लियर हो गया जी। सो ये टर्म्स हमने यहाँ पे लिख दी। I इज इक्वल्स टू tan गामा माइनस tan अल्फ़ा, ठीक है। और R से हमने लिख दिया R इज इक्वल्स टू tan बीटा प्लस tan गामा। अब हमें छोटी सी ट्राइंगल फाइंड आउट करनी है ताकि हम लोग अल्फ़ा बीटा गामा पता कर सकें। सो अल्फ़ा बीटा गामा पता करने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पे डॉटेड लाइन से एक छोटा सा ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, छोटी सी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ करा है, क्योंकि ये छोटा सा ट्राइंगल बन जाए। अब देखो अल्फ़ा अगर हमने फाइंड करना है तो ये भी ट्राइंगल बन रहा है, अगर हम लोगों ने बीटा पता करना है तो ये ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, बन रहा है पूरा। अगर गामा पता करना है तो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है जी। इसका मतलब 3 के 3 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। सो चलिए सबसे पहले tan अल्फ़ा पता करेंगे। tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan अल्फ़ा रहा ये, सो परपेंडिकुलर कौन है an, सो बन गया an डिवाइडेड बाय बेस कौन है n से लेके o तक की डिस्टेंस, n से लेके o तक की डिस्टेंस। बट वी हैव टू चूज़ ऑल द डिस्टेंसेस फ्रॉम, मेजर ऑल द डिस्टेंसेस फ्रॉम पोल। पोल से आप लोगों को सारी की सारी डिस्टेंसेस मेजर करनी है। सो दैट इज़ वाई n इज़ अ नियरली इक्वल्स टू p। सो n की जगह पे क्या लिख देंगे p। सो an डिवाइडेड बाई po। सिर्फ डिनोमिनेटर में चेंज करना है, न्यूमिनेटर में चेंज नहीं करना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ही कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ऊपर कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे an इस तरीके से, आपने इस तरीके से, ये परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, थोड़ा सा बैंड हो जाएगा। सो परपेंडिकुलर में इसे कन्वर्ट नहीं करना, सिर्फ हॉरिजॉन्टल में करना है। सो बेटा tan अल्फ़ा का आंसर आपके पास कितना आ गया, an डिवाइडेड बाय po। सो आप चेक कर सकते हो an डिवाइडेड बाय po, ठीक है। इन्होंने अभी पीओ में कन्वर्ट नहीं करा, एनओ ही लिखा है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट पीओ ही लिखेंगे, ठीक है। सो यहीं पे कन्वर्ट कर लो ताकि हमें बार बार कन्वर्जन की ज़रूरत ना पड़े। सिमिलरली बेटा इस तरीके से ही आप लोगों को tan बीटा निकालना है। tan बीटा मतलब an डिवाइडेड बाय एन आई, an डिवाइडेड बाय एन आई की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, an डिवाइडेड बाय पी आई। सिमिलरली गामा निकाल लो। ये सारी 3 की 3 वैल्यूज़ आप लोगों को पुट करनी है इस इक्वेशन के अंदर। जैसे ही ये 3 की 3 इक्वेशंस आप यहाँ पे पुट करोगे, आपके पास गामा पुट करोगे, ये वाली टर्म बन गया an ओवर, क्योंकि हमने p में कन्वर्ट कर लिया pc माइनस an डिवाइडेड बाई po, और ये बन गया an डिवाइडेड बाई pi प्लस an डिवाइडेड बाई pc। क्लियर हो गया जी। वैल्यूज़ पुट करी और हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, आई और आर एंगल हमने पता करना था विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो डायग्राम के अकॉर्डिंगली आई और आर एंगल स्टेप 1 में हम लोगों ने पता कर लिया। अब सेकंड स्टेप पे आओ, अप्लाई स्नेल्स लॉ। अब बेटा स्नेल्स लॉ क्या है, स्नेल्स लॉ क्या है, एंगल आई, पहले रहा एंगल आई, दूसरी तरफ एंगल आर। सो साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू। म्यू इज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल विच इज़ कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट ही रहेगा। सो इसी तरीके से फर्दर इसे सॉल्व करेंगे। अब डायरेक्ट इसको म्यू नहीं लिखना, देखो रे ऑफ लाइट कौन सी आई, पहले एंगल कौन सा बना, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर। अब इज इक्वल टू दूसरी तरफ कौन सी मीडियम है, रे ऑफ लाइट किस में एंटर करी, वो वाली टर्म पहले ऊपर आएगी, μ1 डिवाइडेड बाई μ2। क्लियर हो गया बेटा स्नेल्स लॉ। साइन आई एंड साइन आर वेरी वेरी स्मॉल एंगल, सो दे आर रिप्लेस्ड बाय देयर टेंजेंट्स। सो बन गया आई, सॉरी रिप्लेस्ड बाय देयर स्मॉल एंगल आई ओवर आर इज इक्वल्स टू μ1 ओवर μ2। सो ये बन गया, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब μ2 ऊपर चला जाएगा, आई μ2 डिवाइडेड बाय आर μ1। सो ये आ गया आपका नेक्स्ट स्टेप। अब क्या करना है, ऑलरेडी हम लोगों ने r और i की वैल्यू सॉल्व कर रखी है, i और r की वैल्यू पुट करो यहाँ से, ठीक है। क्योंकि हम लोग डायरेक्ट p से कर रहे हैं तो यहाँ पे p ही लिखना। क्लियर हो गया जी। सो
अब क्या करना है, ऊपर ध्यान से देखो, ए एन ए एन ए एन ए एन, कॉमन निकालो, कैंसिल आउट कर दो, आपके पास बच गया ये टर्म। डन। अब क्या करना है, जस्ट ब्रैकेट्स को ओपन करना है। कैसे करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, ये बन गई टर्म, देन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको नेक्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई, ये वाली टर्म बन गई। डन। इतना सबको क्लियर हो गया? ठीक है। अब हमारे पास, आपके पास टर्म होगी μ2 ओवर पी सी माइनस μ2 ओवर पी ओ, ठीक है, पी की फॉर्म में लिखना, इज इक्वल टू μ1 ओवर पी आई प्लस μ1 ओवर पी सी। ठीक है जी, ये टर्म आपकी सबकी आ गई। इसके बाद हम लोग लेंगे साइन कन्वेंशंस। ठीक है, यहीं पे ले लो साइन कन्वेंशंस, क्योंकि यहाँ पे साइन कन्वेंशंस लेना थोड़ा सा इजी है। ऐसे करोगे तो बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। सो ये वाला स्टेप इस तरीके से मत करना, जिस तरीके से मैं करवा रही हूँ वो थोड़ा सा इजी स्टेप है, ध्यान से समझ लेना और ध्यान से करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले साइन कन्वेंशंस लेना सीखो। चलिए स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशंस। बेटा, जिस तरफ ऑब्जेक्ट होगा वो ऑलवेज नेगेटिव साइड होगी, उसकी ऑपोजिट साइड ऑलवेज पॉजिटिव साइड होगी। अब देखो, ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक की डिस्टेंस क्या है, u। सो इसका मतलब P से लेके O तक की डिस्टेंस आपके पास क्या है, माइनस u, क्योंकि माइनस में आएगा। P से लेके C तक की डिस्टेंस PC इज इक्वल्स टू माइनस R, क्योंकि सेम साइड पे है। इमेज दूसरी तरफ बन रही है, अगर दूसरी तरफ बन रही है तो दिस इज पॉजिटिव। सी पी से लेके आई तक क्या होगा, प्लस का v। इसका मतलब u और r आपका नेगेटिव होगा, v जो होगा इमेज वाला होगा वो पॉजिटिव होगा। इतने साइन कन्वेंशंस क्लियर हो गए। जब आप लोगों ने अपनी कॉपी के ऊपर लिखना है टेक न्यू साइन कन्वेंशंस, तो इस तरीके से आपने सारी टर्म्स लिखनी है। लिखने के बाद हम वैल्यूज़ पुट करनी स्टार्ट करेंगे। अब देखो, आपको मैं पुट करके बताती हूँ। चलिए पुट करेंगे। क्या है, μ2 ओवर पी सी तक क्या था, माइनस आर, माइनस μ2 ओवर पी ओ मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है, माइनस u इज इक्वल टू μ1 ओवर पी आई मतलब इमेज पॉजिटिव में बन रही थी, प्लस v प्लस μ1 डिवाइडेड बाय NC मतलब PC इज माइनस आर। होगी इतनी टर्म क्लियर? अब क्या करना है, अगर ये माइनस की टर्म है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया तो प्लस हो गया। सो हमारे पास टर्म बच गई μ2 ओवर r प्लस μ2 ओवर u इज इक्वल टू μ1 ओवर v माइनस μ1 ओवर r। ये जो r है इसके साथ नेगेटिव लगा तो नेगेटिव आगे आ गया। u ऑलवेज, जब भी आपने सफेरिकल मिरर के आंसर्स निकालें, u हमेशा ही नेगेटिव में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हमारा u पॉजिटिव में आ रहा है। इसका मतलब इसे उठाकर दूसरी तरफ ले जाओ और r वाली टर्म एक तरफ ले आओ। माइनस μ2 ओवर r, ये वाली टर्म उस तरफ गई, ये वाली टर्म उस तरफ गई, तो पॉजिटिव μ1 ओवर r इज इक्वल टू, देखो μ1 ओवर v एज सच है, यहीं पे रहने दो, ये टर्म उस तरफ लेके जाओगे तो नेगेटिव माइनस μ2 ओवर u। ठीक है जी, ये बन गया। सो अगर आप इसका एलसीएम लोगे बन गया r, μ1 पॉजिटिव है सो पहले लिख दो, नेगेटिव है तो बाद में लिख दो। ठीक है, ये वाली टर्म तो हो गई हमारी कंप्लीट। डन। सो याद रखो, u नेगेटिव में और v पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि मैंने पहले ही साइन कन्वेंशंस ले लिया। सो लास्ट में आ गया μ2 ओवर u, नेगेटिव में आ रहा है u, μ1 ओवर v पॉजिटिव में आ रहा है, μ1 माइनस μ2 ओवर r। सो लास्ट में ये टर्म आ रही है। इसे क्रॉस चेक करने के लिए आप लोग देख भी सकते हो, μ1 पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव, μ2 नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है। सो ऐसे आप लोग इसे क्रॉस चेक कर सकते हो। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा, और ये CBSE और पंजाब बोर्ड दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, हरियाणा बोर्ड में भी इम्पॉर्टेंट है, राजस्थान में भी इम्पॉर्टेंट है। सो अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर किसी तरीके का कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना। कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के 4 केसेस हैं और कनकेव के 2 केसेस। इसकी डायग्राम्स बना के इसे अच्छे से सॉल्व कर करके देखो, देन ही आप लोगों की कन्फ्यूज़न दूर होगी। अगर आप एक बार में ही इसे करके छोड़ दोगे तो कन्फ्यूज़न होगी। सो डायग्राम पहले बनानी सीखिए, फिर डेरिवेशंस करें। ठीक है जी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सो चलिए नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ के साथ। सो तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ो और अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। थैंक यू सो मच।